बचपन में ही मुझे ये क्लैरिटी थी कि बड़े होकर कुछ पब्लिक सर्विस में करना है। वर्दी के बाहर की अंशिका वर्मा एक सिंपल लड़की है। पुलिसिंग में संवेदनशीलता रखना बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है पुलिसिंग का। सोशल मीडिया एक बहुत इफेक्टिव टूल है लोगों से बातचीत करने का। किसी भी शहर की पहचान उसकी इमारतों, सड़कों और बाजारों से नहीं होती, बल्कि वहाँ के विश्वास और सुरक्षा से होती है। बरेली एक ऐसा शहर जिसने इतिहास देखा है, क्रांतियों को सुना है और महसूस किया है उन बदलावों को जिससे समाज अपना रूप धारण करता है। इस बदलाव के बीच आज खड़ी है एक महिला अधिकारी आईपीएस अंशिका वर्मा। प्रयागराज से बरेली तक का उनका सफर सिर्फ दूरी का सफर नहीं, बल्कि संघर्ष और सपनों का संगम है। 3 जनवरी 1996 को जन्मी अंशिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका मन किसी और दिशा में धड़कता था। समाज के लिए, बदलाव के लिए। यूपीएससी की कठिन परीक्षा पहला प्रयास असफल रहा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा प्रयास उन्हें वही मुकाम देकर गया जिसका सपना देखा था। आज वे सिर्फ वर्दी नहीं पहनती, बल्कि वह एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मानना है कि कानून का काम सिर्फ डर पैदा करना नहीं, बल्कि भरोसा जगाना है। उनके नेतृत्व में बरेली ने वीरांगना यूनिट देखी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है। भीड़ नियंत्रण के लिए उन्होंने तकनीक को हथियार बनाया और डीडीएमएस ऐप जैसा डिजिटल समाधान सामने रखा। इतना ही नहीं, जब धर्मांतरण गिरोह का जाल फैला तो उन्होंने अपनी टीम के साथ उसका भंडाफोड़ किया। आईपीएस अंशिका वर्मा, शक्ति और संवेदना का संगम। आज हम करेंगे उनके साथ एक ऐसा संवाद जहां न शोर है, न जल्दबाजी है, बस एक विचार है, ऐसा विचार जो समय को भी धीमा कर देता है। कब सोचा हमने पहली बार कि आप वर्दी पहनेंगी? बचपन में ही मुझे ये क्लैरिटी थी कि बड़े होकर कुछ पब्लिक सर्विस में करना है। वर्दी पहननी है कि नहीं पहननी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। बट इवेंचुअली जब यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन हुआ तो आईपीएस अलॉट हुआ और वर्दी पहनने की खुशी पहली बार तब महसूस हुई जब मैं एनपीए में थी और मेरा प्रथम दिन था ट्रेनिंग का, हमें जब वर्दियाँ मिली थी। उस समय दोबारा से कनेक्ट किया अपने बचपन वाले लक्ष्य से कि जो पब्लिक सर्विस करने का सपना था वो फाइनली पूरा हो गया है। तो बचपन में ये क्लैरिटी थी कि पब्लिक सर्विस करनी है। अपने फादर को भी देखा था कि वो भी पब्लिक सर्विस में है और जितने ऑनेस्टी के साथ, जितने डेडिकेशन के साथ वो काम करते थे, मुझे बस ये लगता था कि मैं भी इस तरह का कुछ काम कर पाऊँ। अच्छा, कोई तो मैम ऐसा होगा जैसे जिस पे वर्दी बड़ी अच्छी लग रही होगी और एक मन में ख्वाब आया कि बिल्कुल ऐसी ही वर्दी मेरे पास होनी चाहिए। जी, हम लोग टीवी पे भी देखते थे कई बार सीरियल्स, मूवीज़ देखते थे जिसमें आर्मी की वर्दी लोग पहनते थे और पुलिस की वर्दी पहनते थे। तो देख के बहुत एक सेंस ऑफ प्राइड आता था। जो भी आगे सामने ऑफिसर्स या कर्मी होते थे जो वर्दी धारण करते थे, उनको देख के जो सेंस ऑफ प्राइड आता था, उससे बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलता था। तो जब खुद धारण की तब समझ में आया कि इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है वर्दी के साथ और फिर उसके मायने कुछ बदल भी गए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम मैं इधर देख रहा हूँ जो यंग जनरेशन है हमारी आज की, और उनको जब असफलताएँ मिलती हैं, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा का भाव आता है। पहले प्रयास में आपको असफलता मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ आपको आना चाहिए था। तो इसके पीछे का मोटिवेशन या उस समय की जो चीज़ें थी? जब पहले प्रयास में असफल रहे तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी क्या कमियाँ रही थी पहले प्रयास में। मैंने सबसे बड़ी कमी जो अपनी फाइंड आउट की वो ये थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था एग्ज़ाम क्लियर करने का। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पहले प्रयास में यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला भी जा सकता है। मुझे ये था कि मैं पहले प्रयास में ये देख लूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। तो मेरा माइंडसेट जो है वो ठीक नहीं था। मैंने जब रिफ्लेक्ट किया कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम कोई भी आप दो तो उसे क्लियर करने के उद्देश्य से उसी माइंडसेट के साथ आपको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफ़ाई किया, दोबारा अटेम्प्ट दिया और मेहनत की ऑफ कोर्स। जो भी कमियाँ थी प्रिपरेशन में उनको सुधारा, मॉक टेस्ट लिखे। तो काफ़ी सारी कमियाँ दूर करने के बाद मुझे लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट में फिर सफलता प्राप्त हुई। जी। आज हम ये कह सकते हैं जो आज बच्चे यूपीएससी में तैयारी में हैं, तो आज आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। बस आपको कॉन्फिडेंट रहने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। सही दिशा में मेहनत करनी। सही दिशा में एक सही प्रॉपर बिल्कुल। जी, बिल्कुल। पहली पोस्टिंग का दिन याद करेंगे आप? जी।
मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में थी और आगरा में 3 महीने अटैच्ड रहने के बाद मुझे एसएचओ फ़तेहपुर सीकरी का अच्छा। कार्यभार दिया गया। तो जो पहला दिन था, थाने का वो मैं शेयर करूँगी। उस जी। दिन थाने थाने में बिल्कुल मेला-सा लग गया था। कुछ नहीं तो करीब 100 व्यक्ति जो थे थाने फ़तेहपुर सीकरी के, जो निवासी थे, वो देखने आए थे कि आईपीएस मैडम आई हैं और ये अब थाना चलाएँगी, तो इनसे अपनी समस्याओं को साझा करके देखते हैं, क्या पता सही से निवारण हो जाए, टाइमली उसका डिस्पोज़ल हो जाए। तो मैंने ये नोटिस किया स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ्स में कि बहुत ज़्यादा थाने पे भीड़ आने लगी। बिकॉज़ एक सेंस ऑफ फेथ रहता है लोगों को आईपीएस इंस्टीट्यूशन में और लोग बहुत क्यूरियस भी थे जानने के लिए कि मेरी कार्यशैली क्या होगी, मैं किस तरीके से काम करूँगी, कितनी जल्दी उनको न्याय मिलेगा। तो वो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फ़ील हुआ कि लोग विश्वास कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ आप एक सर्विस में आपके ऊपर लोगों का विश्वास है। तो ज़िम्मेदारी भी फ़ील हुई, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फ़ील हुआ जी। और बहुत अच्छा लगा। वो एक वो ऐसा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है जिसे भुलाया नहीं जा सकता और आई हाँ। थिंक उसी से जो करंट पुलिसिंग है वो डिराइव करते हैं, वही एक्सपीरियंस है, वही पहला लर्निंग स्टेप था जी। पुलिसिंग में, जिससे आज की पुलिसिंग हम लोग डिराइव कर कर रहे हैं। पा रहे हैं, जी। जी। फ़तेहपुर सीकरी में आप एसएचओ रही मैम, फिर उसके बाद में एएसपी बनी। तो कोई ऐसी घटना उस दौरान की जो बड़ी चुनौती के रूप में आई हो, जिसको आप आज भी याद करते हो या उसके बाद क्या बदलाव आए आपके नेचर में, कार्यशैली में? गोरखपुर के एसपीशिप के समय में एक केस था जिसको मैंने लगभग 4 से 5 महीने दिए थे जी। और उन अभियुक्तों को पकड़ने में, उसमें बरामदगी करने में, पूरे केस को वर्कआउट करने में 4 से 5 महीने का समय लगा। उसमें बहुत जटिल सर्विलांस की प्रक्रियाओं का हमने हुँ। इस्तेमाल किया। उसमें मुझे एक चुनौती जो प्रतिदिन लगती थी, वो थी टीम को मोटिवेटेड रखना। अच्छा। क्योंकि टीम जब आपको कई बार मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप हर चीज़ में सफल ही होते हैं। कई केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती। वो भी कुछ ऐसा ही केस था। उसमें भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। लगातार मैं हर दूसरे दिन टीम का रिव्यू करती थी कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या जानकारी की। टीम बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी एक पॉइंट के अच्छा। बाद कि मैम इसमें कुछ मिलना मुश्किल है। अब हम लोग इसकी तरफ इसको छोड़ के कुछ और केस पे काम करते हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ये लगता था कि इस केस में हमें सफलता मिलेगी, बस पेशेंस की आवश्यकता है। अल्टीमेटली जाके हमें सफलता मिली भी। हमने 1 करोड़ से अधिक की फेक स्टैम्प पेपर्स अच्छा। और फेक करेंसी बरामद की विद ऑल इक्विपमेंट। जितने भी फेक करेंसी बनाने के इक्विपमेंट्स थे वो बरामद किए और लगभग इस केस में 10 लोगों को जेल भेजा था। और ये एक इंटर स्टेट गैंग था जो बिहार से ऑपरेट करते हुए राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में फेक करेंसी सप्लाई करता था। तो सप्लाई वो करता था। एक बड़ा चैलेंज के रूप में भी था हमारे लिए और एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी जी। था। जी। मैम मैं इधर देख रहा हूँ जैसे जो आज के बच्चे हैं हमारे सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए सपने तो बड़े-बड़े देखते हैं। उनमें जैसे लाखों में कुछ होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारियाँ कर रही थीं, तो उस पूरे दौर में वो कौन-सा क्षण था, वो कौन-सी ऐसी चीज़ें थीं जहाँ पर आपको कुछ कठिन लगता था कि कुछ तो मुश्किल है, कुछ कठिन है? हुँ। और फिर कैसे आप उससे निपटे? जब इनिशियली आप प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके साथ कम्पीट कर रही है और सभी काबिल लोग हैं। आपको अपनी काबिलियत पे कई बार ऐसा होता है कि शक होता है कि शायद मुझसे ना हो पाए। ये आपका इंटरनल थॉट होता है जो आपको कई बार परेशान करता है। मुझे इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट में वो परेशानी बहुत होती थी। सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया ही इस उद्देश्य से था कि मैं सेल्फ डाउट नहीं करूँगी। सेल्फ डाउट जितना कम हो सके करूँगी। शून्य करना तो असंभव सा है, लेकिन सेल्फ डाउट को मिनिमम रख के सिर्फ़ अपनी मेहनत करूँगी और अगर सेल्फ डाउट होगा तो एक टेस्ट पेपर लगा लूँगी। अगर टेस्ट पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ और अगर गलत ट्रैक पे हूँ तो उस पे काम करूँगी। पर सिर्फ़ बैठ के हताश होके ये नहीं सोचूँगी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो जितने क्वेश्चन थे, जितने सवाल थे अपने से उनको कम करते हुए बस मेहनत करने का एक प्रण लिया था सेकंड अटेम्प्ट में। खुद पे कंसंट्रेट किया ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल अपने स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करते हुए और अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन बेस पे फ़ोकस किया था। मैम जन सामान्य में पुलिस की छवि को लेकर बड़ा एक कठोर सा एक बना हुआ है दायरा। इस छवि को लेते हुए उस संवेदनशीलता को कैसे आप बनाए रखने को लेकर के आपका क्या मतलब नजरिया है? कैसे इसको आप देखती हैं? मुझे लगता है कि पुलिसिंग में संवेदनशीलता रखना बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है पुलिसिंग का। क्योंकि जब हम जन सुनवाई करते हैं, किसी आम जनमानस की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अगर हम संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो हम उनको उस तरीके से मदद भी करने में
सफल नहीं रहेंगे। तो उनको मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है और कठोर अपराधियों के लिए रहना ज़रूरी है। तो दोनों के बिल्कुल। बीच में एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। संतुलन की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। वीरांगना यूनिट बनाने के पीछे आपका क्या मकसद रहा है? क्या सोच रही है? कैसे आपने उसे क्रियान्वित किया? जी। वीरांगना यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जब हम कोई भी स्पेशलाइज़्ड रेड्स करें, उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग महिलाओं को आगे करके बचना चाहते हैं। जी। तो इस संबंध में वीरांगना यूनिट दक्ष थी, हर तरीके से फिज़िकली ट्रेन्ड थी, वेपन्स में ट्रेन्ड थी, तो किसी प्रकार की रेड में यूज़ हो सकती थी। क्राइम एनालिसिस की हमने उनको ट्रेनिंग दे रखी थी, वेपन ट्रेनिंग दे रखी थी, सर्विलेंस की ट्रेनिंग दे रखी थी। तो किसी भी स्पेशलाइज़्ड रेड या स्पेशलाइज़्ड ऑपरेशन में यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीरांगना यूनिट को कंसेप्शुलाइज़ किया गया। बीडीएमएस ऐप को विकसित करने को लेकर के आपने कैसे इसका प्लान किया? क्यों, क्या सोच रही है इसके पीछे और कैसे इसमें एग्जीक्यूट किया जा रहा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिसिंग बेसिकली मैन मैनेजमेंट है। जी। मैन पावर का एक मैनेजमेंट का टूल है पुलिसिंग। तो उसको और सुचारू रूप से करने के लिए डीडीएमएस ऐप को विकसित किया गया था ताकि हमें ये पता हो कि हमारा कौन-सा कर्मी किस समय पे कहाँ उपस्थित है और सही कर्मी सही जगह पे उपस्थित है या नहीं। तो इस चीज़ का आकलन करने के लिए हमें लगा कि एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, ताकि हम सही व्यक्ति को सही जगह पे उपस्थित कर पाएँ और डिप्लॉयमेंट को और सुचारू कर पाएँ। इससे बहुत आसान भी हुआ होगा आपके जी। सारे कामकाज के क्रियान्वयन। बिल्कुल, इसमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का भी एक ऑप्शन आता है, अच्छा। जिसमें हमें ये सॉफ्टवेयर आगे चल के बता सकता है कि यदि इस प्रकार का आपको डिप्लॉयमेंट करना है, जहाँ इतनी भीड़ आएगी, तो आपको कितने कर्मियों की आवश्यकता होगी और किस-किस पॉइंट पे लगाने की आवश्यकता ये आगरा और दूसरे कुछ शहरों में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। है। जी, जी। आगरा में ही मैंने इसको विकसित किया था जब मैं अंडर ट्रेनिंग थी और उसके बाद गोरखपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन सेल द्वारा इसको यूज़ किया गया, जहाँ 1500 पुलिसकर्मी की ड्यूटियाँ इसके थ्रू लगाई गई थी। जी। एक धर्मांतरण गिरोह जैसे बड़े मामले या अभी कल आपने जो है एक हवाला कांड का एक खुलासा हुआ, ये कुछ बड़े मामले हुए हैं, इसको लेकर के कैसे तैयारी और क्या आपके डेली रूटीन के हिसाब से इसको करना मैच करना होता है और कैसे आप इसको फाइंड आउट करती हैं ऐसे बड़े मामलों को? तो उस पर एज़ अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है अगर कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो वो आपको और दक्ष बनाएगा अपने कार्य में और बहुत सारी स्किल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो रेगुलर पुलिसिंग को छोड़कर मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम और क्राइम पे भी फोकस करें, जो ऑर्गेनाइज़्ड है हमारे कहीं न कहीं सामने हो रहे हैं बट नज़रों से बचे हुए हैं। तो मैं ये पर्याप्त कोशिश करती हूँ कि ऐसे इनपुट गैदर करते रहें, ऐसे इंटेलिजेंस गैदर करते रहें, जिससे ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के नेटवर्क्स पे काम किया जा सके। आप लोगों का काम इतना दबाव वाला होता है और बहुत मतलब हेक्टिक रहता है पूरे दिन। इस दबाव की चुनौती के बीच में कोई ऐसा पल या कोई ऐसा शौक जो आपको रिचार्ज कर दे, इंस्टेंट एकदम मतलब आपको लगे कि हाँ, आपने काम के लिए और मोटिवेट हो गई या और ज़्यादा ऊर्जावान? जी, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ जिससे मुझे रिफ्रेश्ड फ़ील होता है। पहली चीज़ तो है पेंटिंग। मैंने रिसेंटली डिजिटल आर्ट ट्राई करना शुरू किया है, तो डिजिटल आर्ट की पेंटिंग ये करती नया हूँ। पक्ष है, वो जी, बात ठीक है। जी। बाकी मुझे लगता है दोस्तों से बात करना, परिवार वालों से बात करना, उनसे कनेक्टेड रहकर बहुत एक दिमागी शांति मिलती है और बहुत रिफ्रेश्ड फ़ील होता है। तो वो एक दूसरी चीज़ है जो करती हूँ मैं। वर्दी के बाहर की अंशिका वर्मा कैसी है? वर्दी के बाहर की अंशिका वर्मा एक सिंपल लड़की है जिसे आमतौर पर ट्रैवल करना पसंद है। अच्छा। और ट्रैवल भी इस उद्देश्य से करना पसंद है कि दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, वहाँ से कुछ सीख सके। तो सर्विस के पहले तो काफ़ी ट्रैवल किया है इसी उद्देश्य से और बस सिंपल एट हार्ट फैमिली के व्यक्तिगत साथ जीवन के टाइम। कुछ पसंद नापसंद बहुत सारियाँ होती हैं। हाँ जी। पसंद तो मेरी बहुत सामान्य है, मतलब जैसा कि मैंने बताया मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है, फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना, उनसे बात करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, किताबें पढ़ना, अच्छा। इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। तो बहुत सामान्य एक दिनचर्या भी होती है, जब का प्रोफ़ेशनली काम नहीं कर रही होती। हम किताबों का आपने ज़िक्र किया तो हम सारे लोग किताबों से ही जुड़े हैं एक्चुअली। हुँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भरा प्रश्न है कि क्या आप हुँ। हिंदी किताबें पढ़ती हैं? हिंदी की किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी है, मैं आईसीएसई की स्टूडेंट रही हूँ, तो अच्छा। उसमें हिंदी साहित्य की कई किताबें पढ़ी है मैंने और मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला जो किताब है, अच्छा। वो आई थिंक मुझे काफ़ी प्रभावित की थी, जब मैंने उसको स्कूल के टाइम पे पढ़ा। मैम आपका जो फैमिली है, परिवार है, वो आपके इस कठिन दायित्व को किस दृष्टिकोण से देखता है? फैमिली मेरी लकीली बहुत सपोर्टिव है और वो समझते हैं इस बात को कि मुझे कभी भी काम पर जाना पड़ सकता है और काम को मैं प्रायोरिटी देती हूँ।
तो वो इस बात को समझते हुए बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को डील करते हैं। जी। और यदि मैं उनको कम वक़्त भी दे पाती हूँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और मुझे पूरा समर्थन रहता है परिवार की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है मैं काम पे और ज़्यादा फ़ोकस भी कर पाती हूँ, क्योंकि कब फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जी, कभी तो कोई ऐसा क्षण तो ज़रूर आया होगा ब कि आप काम है और बहुत ज़रूरी है और उसी हुँ। समय घर पे भी समय देना ज़रूरी है। जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे पुलिस की नौकरी में त्योहार के समय जी, आपको फ़ील्ड पे रहना है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि त्योहार शांतिपूर्वक बीत जाए, जी, चाहे आप कहीं भी तैनात हो। तो यदि परिवार वहाँ आपकी फैमिली उसी शहर में होती है, आप उसको समय नहीं दे पाते हैं, तो ये एक चीज़ है जो फाइन बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, बट नहीं हो पाता है आमतौर पर। जी, बिल्कुल। तो आपका जो दिन होता है, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ पुलिसिंग का पूरा, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, कोई ऐसा क्षण नहीं होता है जो व्यक्तिगत अपना है, उसमें जी, जो मिल जाए वही है। जी। तो ऐसे पूरे 24 घंटे में वो कौन से क्षण होते हैं, वो कौन-सा समय होता है, जो आपको एनर्जी देने वाला होता है, ऊर्जा देता है, जहाँ आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं? मुझे लगता है रात में जब हम काम वाइंड अप करके, उस दिन का काम वाइंड अप करके वापस घर आते हैं, मेरे पास एक पेट डॉग है, उसका नाम चीको है, तो उसके अच्छा। साथ मैं आके कुछ समय बिताती हूँ, थोड़ा खेलती हूँ। तो वो एक समय होता है जिसमें मुझे रिलैक्स्ड फ़ील होता है और मैं आई थिंक खुद को रिचार्ज करती हूँ अगले दिन की दिनचर्या के लिए। जी। मैम आपकी पुलिसिंग पे बात हो रही है, आप आईपीएस के रूप में आए। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई दिशा चुननी पड़े, आपको कोई दूसरा काम चुनना पड़े, तो वो कौन-सा काम होगा और उसको किस स्तर पे आप करेंगे? आई थिंक पब्लिक सर्विस ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सैटिस्फैक्शन देती है। अभी भी मैं रात को जब सोती हूँ तो बहुत सैटिस्फाई होके सोचती हूँ कि किसी न किसी की मदद की है, आज कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल काम जी, हुआ है। तो मैं कोई ऐसा ही प्रोफ़ेशन चुनना चाहूँगी जहाँ मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। मेबी कोई एनजीओ जो डेडिकेटेडली किसी व्यक्ति विशेष मतलब किसी सेगमेंट ऑफ पीपल की मदद कर रहा हो, उस तरीके का कोई काम मैं अच्छा करना मैम चाहूँगी। आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है उसमें मैं देख रहा हूँ आपने इंजीनियरिंग किया है। जी। तो इंजीनियरिंग एक अलग क्षेत्र है, हुँ, फिर पुलिस सेवा एक अलग क्षेत्र है। हुँ। कैसे आपके मन में विचार आया कि नहीं अब इंजीनियरिंग से इधर शिफ्ट होना चाहिए? अगर ये वहीं इंजीनियरिंग ही करती रहते आप तो? जी। इंजीनियरिंग तो मैंने करी थी एज़ अ बैकअप ऑप्शन की थी। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से यूपीएससी था और क्लास 8th में ये डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी देके पब्लिक सर्विस में आना है। पर फिर जब ग्रेजुएशन का समय आया तो सभी के विचार-विमर्श से ये डिसाइड हुआ कि एक बार इंजीनियरिंग कर लेंगे तो नौकरी की समस्या नहीं होगी जीवन में। तो आप उस झंझट से पीछा छुड़ा लोगे कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अच्छा। आप तैयारी करते रहोगे विद अ फ्री माइंड तैयारी करोगे, नौकरी आपको मिल जाएगी अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करो। तो एज़ अ प्लान बी मैंने इंजीनियरिंग को रखा था, प्लान ए हमेशा से यूपीएससी ही जी, रहा। जी। मैम जैसा अभी हम लोगों ने इसी सेगमेंट में बात की कि इधर के वर्षों में पुलिसिंग में बहुत सारे चेंज आए हैं, बड़े परिवर्तन आए हैं। जी। तो अगले 10 साल में हुँ। आप इस क्षेत्र में कौन से नए परिवर्तन देखना चाहते हैं? कौन से बदलाव देखेंगे? आई विशेष थिंक करके लड़कियों और युवाओं के लिए? जी। आई थिंक पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्राइम लगातार इवॉल्व हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उससे रिलेटेड क्राइम्स भी बहुत हो रहे हैं। पूरा फ्रॉड जो है वो डिजिटल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा। जी। पुलिसिंग को भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना होगा, हमें ऐसी तकनीकें अपनानी होंगी जिससे हम साइबर क्राइम को हरा सकें और साइबर क्राइम पे फ़ोकस तरीके से हमें काम करके इस ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को ख़त्म करना होगा। आज के दौर में युवा सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं। आप भी इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए युवाओं से जुड़ने का एक पुल के रूप में काम करता है या कैसे मतलब इसको आप देखती हैं? सोशल मीडिया एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है लोगों से बातचीत करने का बिल्कुल, और लोगों को कम शब्दों में, कम समय में एक साथ एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का। बिल्कुल। तो एक बहुत ज़बरदस्त मीडियम है सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया का ही टूल है। इसमें इन्फॉर्मेशन का कन्वेयंस जो है बहुत बिल्कुल। इफ़ेक्टिवली और बहुत कम समय में हो जाता है। तो आई फ़ील दैट इट्स अ वेरी गुड टूल, बहुत ही बढ़िया टूल है। इसमें आप जो भी आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम का अवेयरनेस हो, चाहे वो एआई रिलेटेड फ्रॉड के संबंधी अवेयरनेस हो, जो भी चीज़ें हैं, जी। पुलिस विभाग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव टूल है और लगातार यूपी पुलिस भी सक्रिय है इंस्टाग्राम पे बिल्कुल, ताकि वो सही संदेश लोगों तक पहुँचा सही। सकें। मैम एक सवाल ये आता है कि आप सोशल मीडिया पर आपके तमाम पोस्ट बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जी। और इस मतलब आप इसमें और भी कुछ कर सकती हैं तमाम जैसे ये हुँ, सवाल इसलिए आया है इस हुँ, पॉडकास्ट में क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों को हम लोगों ने देखा है कि वो जी। अपना वो भी सामान्य रील बनाते हैं जबकि उनके पास पावर है।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिकेट, जैसा अभी आपने बताया। बिल्कुल। तो ये एक सहज रूप से आप करते हैं या एक मतलब कि आपका एक रणनीति है कि हम इसको इसी तरह से युवाओं से कम्युनिकेट करेंगे? मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने स्तर से जितनी भी पॉजिटिविटी फैला सकें, हमें फैलानी चाहिए। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस उत्तरदायित्व को देखते हुए मैं पॉजिटिव चीज़ें शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि अपने तरफ से हम जो पॉजिटिव योगदान कर सकते हैं सोसाइटी को, वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर पाएँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन्हें जो यूपीएससी या कुछ और कोई और चुनौतीपूर्ण परीक्षा की तैयारियां कर रही हैं? किस तरीके से वो अपने आप को ले जाएं और भविष्य के लिए कैसे अपनी राह सामान्य बनाएं? युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा मेरा कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, उसके प्रति आप बिल्कुल अ, पूरी निष्ठा के साथ काम करें, पूरी मेहनत करें, फिर आप अपने ऊपर डाउट ना रखें। पहले तो आपको सबसे क्लियर होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में। सही। एक बार आपका लक्ष्य क्लियर है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, उसकी तरफ काम करें। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। कई बार आपके दोस्त आपको बोल सकते हैं कि ये आपसे नहीं होगा। कई बार आपके घर आस-पास वाले, के लोग, आसपास घर के लोग। वाले बोल सकते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। जी। बट आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, अपने इन्फॉर्मेशन बेस पे ध्यान देना है। उसको लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। जी। और यही एक तरीका है सफलता प्राप्त करने का। मेहनत के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। बात सोशल मीडिया की हो रही है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में सूचनाओं का, जानकारियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। ऐसे में युवाओं के सामने शॉर्टकट का रास्ता बहुत आता है। तो ये क्या सही है, या आपके नज़रिए से शॉर्टकट जैसे युवा अपनाते हैं तो उनसे बचें या कैसे क्या करें? इसको लेकर के आप रखें। शॉर्टकट को लेके बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी शॉर्टकट सक्सेसफुल नहीं होते। कई बार हमें ऐसी धारणाएँ होती हैं कि अगर हम यूट्यूबर बन जाएँगे तो बहुत आसान जीवन होगा, बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, बिल्कुल। बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल जाएगी। बट मुझे लगता है एज़ अ यूट्यूबर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। हर प्रोफ़ेशन में स्ट्रगल है। अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। युवा लड़कियों के लिए विशेषकर उनके सपने और उनकी जो चुनौतियां हैं बाहर, खासकर सुरक्षा को लेकर या अपने भविष्य को लेकर, तो उसके बीच कैसे वो सामंजस्य बैठाएं? एज ए ऑफिसर आपने देखा भी है, और ऑफिसर के साथ साथ खुद आप महिला हैं, आपने तैयारी की है, तमाम शहरों में रही हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियाँ आती हैं, सपने भी होते हैं और सुरक्षा का भी भाव ये आता है। तो आप उसे कैसे एक संदेश के रूप में बताएंगे कि युवा लड़कियां अपने सपनों को कैसे क्रियान्वित करें, कैसे आगे बढ़ें उसको लेकर? और सभी युवा लड़कियों के लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि आप कभी भी अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जी। अगेन आपको लोग बहुत तरीके की बातें बोलेंगे, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन लड़कियाँ फाइटर पायलट भी उड़ा रही, फाइटर बिल्कुल। पायलट्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी उड़ा रही हैं, और हर तरीके के कॉम्बैट रोल्स में आर्मी में भी इंट्रोड्यूस करने की बातें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य महिलाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। आप खुद में कॉन्फिडेंट रहें, और अब जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, तो कॉन्फिडेंस हर दिशा में रिफ्लेक्ट करेगा। जहाँ तक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो आप सेल्फ डिफेंस के कोर्स ज़रूर करें। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक से ज़रूर अवगत रहें, ताकि आप किसी भी प्रकार के जब प्रोफेशन में बाहर निकल रहे हैं घर से, तो आप खुद को भी सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस करा सकें। इन सब के बीच में एक सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप बड़े-बड़े मामले, बड़े-बड़े धर्मांतरण और दूसरे और भी मामले आपने खुलासा किए हैं। इस बीच आप तमाम बड़े लेवल के, कहेंगे बड़े लेवल इसलिए क्योंकि अपराध का भी एक लेवल आजकल बना हुआ है। तो आप उसे बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से कैसे देखती हैं कि उन अपराधियों से आपका मतलब, उनको क्लियर कट क्या मैसेज देंगी आप पॉडकास्ट के? सब युवाओं को देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी पूछना चाहूँगा कि वो कैसे एकदम मतलब कि कोई हिमाकत ना करें, समाज में ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे लोग परेशान हों या लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हों। बिल्कुल, जितने भी अपराधी हैं और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में जितने भी लोग संलिप्त हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि ऐसी गतिविधियों में एंगेज ना करें। यदि आप एंगेज कर रहे हैं, कोई आपको गुमराह कर रहा है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उससे आप दूर हो जाएँ। और सभी आपके कर्मों का कोई ना कोई परिणाम होता है, और कई बिल्कुल। लोगों को वो परिणाम भुगतना पड़ा है। पुलिस के सामने ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस के संज्ञान में चीज़ें नहीं आएँगी, कहीं न कहीं चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कई लोग के माध्यम से सूचना मिलती है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम पे, तो आप सब इस प्रकार की गतिविधियों में एंगेज ना करें। आईपीएस अंशिका वर्मा की यह यात्रा हमें बताती है कि सपनों की डगर कठिन होती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता से हर बाधा पार की जा सकती है। वर्दी की कठोरता के बीच एक नर्म हृदय भी धड़कता है, जो समाज की सुरक्षा, न्याय और विश्वास के लिए समर्पित है।
आज का यह संवाद युवाओं के लिए एक संदेश है कि हार चाहे कितनी भी बार मिले, जीत हमेशा उसी की होती है जो डटा रहे। आइए हमारे नए चैनल सुनील मानव पॉडकास्ट पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, संवाद करिए और हमें प्रोत्साहित भी करिए। फिर रूबरू होंगे एक नए व्यक्तित्व और नई कहानी के साथ।